साहित्य के पाठकों को सादर नमस्कार। आज मैं संस्मरण श्रृंखला में एक ऐसे शख्सियत जिसे हम पिछले दशक तक याद रखते थे, उनके असमय गुजर जाने के कारण मैं आज उन्हें संस्मरण के बतौर याद करना चाहूँगा। आदिवासी चिंतक पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जो रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होते हैं, राज्यसभा के सांसद बनते हैं और सांसद रहते हुए ही कैंसर की बीमारी से असमय चले जाते हैं। मेरा सरोकार उनसे क्या रहा, कैसा रहा, क्यों कर रहा, इस पर इस संस्मरण में रोशनी डाली जाएगी। न केवल मुझसे संबंध रहा बल्कि मेरे महाविद्यालय में आपका आगमन हुआ, गोष्ठी के आप मुख्य अतिथि रहे और 2-3 जगह गोष्ठियों में आपसे मुलाकात हुई। गोष्ठी दर गोष्ठी और गोष्ठी के बतौर ही हम आपसे मुखातिब हुए, परिचित हुए, हमारे रिश्तों में गर्माहट आई और आप नाम से मुझे पुकारते रहे। ये मेरे लिए फक्र का विषय। एक आदिवासी चिंतक जिसके लिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी चिंतक, ये शब्द थे जब आप नहीं रहे टोपो के। मैं और आगे जिक्र करूंगा, फिलहाल हम शुरुआत करते हैं। आदिवासी पुरोधा डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जिनसे मुलाकात भी मुझे झारखंड हाउस में होती है। दूसरी मुलाकात NCERT की संगोष्ठी में, जब आप अध्यक्षीय उद्बोधन देते हैं, तभी मैं प्रभावित हो गया था। और जब झारखंड हाउस में हम मिलते हैं, झारखंड हाउस क्या है ये भी समझ लीजिए। झारखंड हाउस से मतलब होता है, रमणिका गुप्ता 2 बार विधायक का रही, झारखंड से, बिहार से हैं। तो उनका आवास डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में था। जो भी व्यक्ति झारखंड से आएगा वो बाकायदा उस विधायिका के यहाँ ठहर सकता है। तो रामदयाल मुंडा जी वहाँ ठहरे हुए थे और रमणिका गुप्ता जी की युद्धरत आम आदमी पत्रिका का लेखक होने के नाते मुझे भी झारखंड हाउस में आमंत्रित किया गया। एक गोष्ठी थी, मैं भी पहुँचा। तो वही रामदयाल मुंडा से मेरी पहली और आमने सामने की मुलाकात होती है। और पहली मुलाकात में मैं पहला जिंदगी का किसी शख्सियत से साक्षात्कार लेता हूँ। उस साक्षात्कार का भी उदाहरण मैं आप पेश करूँगा। तो मैं इनसे जितना प्रभावित था, देखने में आप ठेठ आदिवासी, आदिम आदिवासी जैसे लगते हैं, चेहरे से, बालों से, पहनावे से, बोलने के अंदाज से। बोलने का अंदाज ही आपका इतना निराला था कि मैं उसी वक्त एक तरह से फैन हो जाता हूँ। मैं नहीं बल्कि बूंदी आदिवासी संगोष्ठी में आए हुए प्रदेश से, दूसरे प्रदेशों से, मेरे शहर से, वो सभी आपके बांसुरी वादन से दंग रह जाते हैं और एक जादू सा असर होता है। और इसके बाद अंतिम श्रद्धांजलि इस शहर को देनी पड़ी जब आप 30 सितंबर 2011 की सायं 4 बजे अपोलो हॉस्पिटल में अंतिम सांस लेते हैं कैंसर की बीमारी के कारण। तब रमणिका गुप्ता का मैसेज आता है, केदार प्रसाद सिंह का आता है और महादेव टोपो का मेरे को मैसेज मिला था कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी चिंतक डॉक्टर रामदयाल मुंडा नहीं रहे। मैं ये सुन करके बेचैन हो उठता हूँ और एक श्रद्धांजलि सभा में यहाँ रखता हूँ, जिसका जिक्र मैं बाद में करूँगा। चलिए मैं उनके बारे में, पहली मुलाकात जब होती है तो आदिवासी खनक,
आपकी आवाज़, आपके व्यक्तित्व में, आपकी वेशभूषा में होती है। आपके बाल जैसे दिखाई दे रहे हैं, शायद फोटो में स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, पर जब आप बैठे हुए थे बाल बिखरे हुए, लंबा ललाट, लंबा चौड़ी कदकाया, कुर्ते में जैसे कि अभी दिखाई दे रहे हैं, और नीचे जींस पहने हुए। पहली नज़र में देख करके कोई भी ये नहीं कर सकता है कि व्यक्ति वाइस चांसलर की पोस्ट पर है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि न्यूयॉर्क में वर्षों इन्होंने प्राध्यापकीय का काम किया है, विदेश में अंग्रेजी में, और फिर वैसा ही काम जब रांची विश्वविद्यालय के आप वाइस चांसलर बनते हैं तो पाठ्यक्रम में छः संताली मुंडारी भाषाओं में, बोलियों में आप लिटरेचर पढ़ाने का शुभारंभ करते हैं। ये आपकी पहली ऐसी पहल थी जिसको लेकर के आदिवासी समुदाय आपको हमेशा याद रखें। यही कारण है कि राज्य सरकार ने आपको राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा था। तभी मुझे 2011 में नहीं 2010 में एक संगोष्ठी करनी थी, उसके लिए मैंने आपसे मुलाकात की। तब आपने अति व्यस्तता के बावजूद मेरे बार बार के कहने पर आना कबूल किया, और अंतिम शब्द, वो वाक्य, वो संवाद मुझे ताज़िंदगी याद रहेगा जब आपने कहा कि मीना जी, जिस तरह से आप बुला रहे हैं तो आना ही पड़ेगा। संयोग से मेरे बुलावे पर शायद नहीं आते, लेकिन मैं एनसीईआरटी में आपको सुन चुका था, लेकिन झारखंड हाउस में हम आमने सामने थे। तीसरी बार आप मेरे की ही संगोष्ठी में आते हैं, और शायद आपकी और मेरी ये अंतिम संगोष्ठी होती है। इसके बाद हम दोनों कहीं नहीं मिलते। फिर बूंदी के 15-20 लोग जब इकट्ठे होते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं सुदूर पूर्व के आदिवासी चिंतक, मेरे आस भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब महादेव टोपू का वो संदेश मिलता है, रमणिका गुप्ता बोलती है, केदार प्रसाद मीणा बोलते हैं, और जब संगोष्ठी में गुलाब चंद पांचा वक्तव्य देते हैं, मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। मदन मदिर कहते हैं कि मेरा ज़्यादा परिचय नहीं था, लेकिन भव्य व्यक्तित्व की गूंज मेरे कानों में। संयोग से मदन मदिर भी लंबे चौड़े कद का है, वैसे ही जैसे रामदयाल मुंडा की काया की टक्कर का एक शख्स मदन मदिर अंगद के संवाद की में जब लिखता है तो आग उगलता है। कुछ ऐसे ही शब्द में बहुत सारी बातें, चूँकि मैं 2-3 बार मुलाकात कर चुका, 2 संस्मरण इसके अंदर है। आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर बाकी शेष बातें मैं दूसरे संस्मरण में सुना पाऊँगा, क्योंकि इसी में मुझे लगा था कि शायद बात पूरा संस्मरण भी नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बात अधूरी रहेगी। चलिए, जितनी होती है उसको हम समेटते हैं। तो पहली संगोष्ठी, जिसमें पहली मुलाकात में आपकी आवाज़ में आदिवासी खन टंकार सुनाई पड़ती है। तोल मोल कर जैसे आप बोलते हैं, सदा हुआ बोलते हैं, कबीर पहले ही बोल गए, तोल मोल कर बोल। इस अंदाज में आप ठहर करके बोलते हैं, बोलने में गेप आता है। इससे किसी वक्ता की वक्तव्य में कमी नहीं रहती। अटल बिहारी वाजपेयी को भी आज याद किया जाता है 2 बातों के लिए, कि गंभीर वक्तव्य देने के लिए और ठहर करके शब्दों में गेप लेकर के बोलने के बावजूद भी उनके वक्तव्य में कभी कोई कमी नहीं थी। उसी तरह के अंदाज में दूसरे शख्सियत मुझे मिलते हैं, रामदयाल मुंडा, जो ठहर करके बोले, तोल तोल करके बोले, और उस बोलने में गेप आएगा। लेकिन इसके बावजूद सुनने वालों में यह हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो गर्दन इधर से उधर घुमा सके या बीच में बात कर सके। उस बात में वो दम होता था,
कि अगला शब्द क्या आएगा। वो देर से ही आए, वो वाक्य भले ही देर से आए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब संसद में बोलते थे, संसद को संबोधित करते थे, तब कुछ ऐसा ही होता था। वही बात मुझे रामदयाल मुंडा में दिखाई देती है। आज भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो व्यक्तित्व है, बात के 2-3 प्रधानमंत्री में दिखाई देता है, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे व्यक्ति अटल बिहारी होते हैं। वो वजन तुलना जब की जाएगी तो बड़ा मुश्किल होगा। तो उसी तरह से इधर आदिवासी चिंतकों में ये पहले नंबर के अभी ये खाली स्थान चल रहा है। रम्यका गुप्ता ने अपने फाउंडेशन के अध्यक्ष आपको बनाया था, और इसी काम के चलते आप झारखंड हाउस में ठहरे हुए थे। अब मैं भी शायद किसी संगोष्ठी में जाने के कारण वहाँ था, और वहीं मुझे वारू सोनवणे मिलते हैं। वो भी पहुँचे हुए मराठी आदिवासी कवि वारू सोनवणे, और वहीं से शायद मुझे निर्मला पुतुल से संपर्क सूत्र मिलते हैं। और इसी कारण से ये दो शख्सियत आदिवासियों की मेरे बुलावे पर बूंदी आना में आज भी न था कि ये आए एक बुलावे। हम कुछ भी नहीं हैं, इस मिट्टी में वैसे ही मिल जाएंगे। मिट्टी से पैदा होते हैं और मिट्टी में विलीन हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ हम करते हैं, देखते हैं और ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं, तो वो यादें अभी भी गमगीन कर जाती हैं। मैं पहली बार बोलते बोलते इतना भावुक हो रहा हूँ, वरना मैं भावुक किस्म का आदमी नहीं हूँ, लेकिन आपकी थे उस समाज के लिए, पूरे देश के लिए। अभी बहुत सारी बातें हैं। बूंदी में आप आए, उसके पहले मैं राष्ट्रीय संगोष्ठी एनसीईआरटी में जब आप बोल रहे थे, तो एक शब्द था झंझट, और मुझे याद है कि बचपन में इस झंझट शब्द को मेरी मम्मी भी, माता पिता भी बोलते थे, कोई भी लोग बोलते थे, लेकिन आजकल नहीं बोला जाता। जब मैंने दिल्ली में आपसे पहली बार झंझट शब्द सुना, और दिल्ली की संगोष्ठी में आए प्रतिभागियों ने जब इस शब्द को, ठेठ देहाती शब्द को आपके द्वारा, एक विद्वान के द्वारा सुना, तो अगले वक्ता जो भी आए इस शब्द पर ही विमर्श कर रहे थे। और मैं आज वर्षों बाद जब इस संस्करण को लिख रहा था, तब भी ये शब्द आता है। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तब भी ये शब्द मुझे एकाएक याद आता है, झंझट। कि जब जब आदिवासी से आप टकराओगे तो झंझट होगा, और झंझट जब होगा तो आदिवासी जागेगा, और आदिवासी जब जागेगा, ये मूक रहा है वर्षों से, इस तरह का कुछ वक्तव्य था। तो आपका बोलना हुआ, और इसके बाद एक तरह से संगोष्ठी का रुख बदल जाता है, भाषा, शब्द, वाक्य बदल जाते हैं। हर प्रतिभागी कुछ कहने से पहले झंझट पर रोशनी डालता है। ये झंझट क्या है? बहुतों ने पहली बार सुना। खड़ी बोली का शब्द नहीं, देहाती बोली का इधर हाड़ौती में भी चलता है, लेकिन अभी नहीं, मैंने भी नहीं सुना था। तो वर्षों बाद जब आपके मुख से उस अंदाज में सुना, तो झंझट का वो असर हुआ कि पूरी संगोष्ठी, हर वक्ता झंझट से आरंभ करता है, झंझट के आसपास बोल करके अपनी बात कहता है। इसे कहते हैं विमर्श, शब्द विमर्श, विषय विमर्श। और आदिवासी पर तो विमर्श चल ही रहा है। इस देश में कुछ विमर्श चल रहे हैं, जिसमें स्त्री विमर्श चला था, अभी भी उसकी आवाज़ चलती है। दलित विमर्श चल रहा है, बराबर चल रहा है, पुस्तकें लिखी जा रही है, संगोष्ठियाँ हो रही है। आदिवासी विमर्श चल रहा है। अब एकदम हाशिए पर जो लोग आ गए यकायक, वो है वृद्ध विमर्श। इन विमर्शों के बिना हमारी बात अधूरी रह जाती है। आदिवासी से बच कर के हम देश का विकास करेंगे तो नगण्य होगा। हम अधूरे होंगे, एकांगी होंगे। एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा अगर हाशिए पर रह जाए, हाशिए पर छूटा रह जाए, तब उसे विकास नहीं कहा जा सकता। विकास के कुछ मानदंड, कुछ मापदंड होते हैं। देश के नेता भले कहते रहे कि देश विकास कर रहा है,
आप आदिवासी उजड़ रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, नदियाँ सूख रही है, ये विकास कैसे हो सकता है? जब आदिवासी विद्वान जब बार बार कहते हैं कि विनाश है, ये विकास नहीं, ये विकास नहीं विनाश है, तो इस अर्थ में जब इस तरह के वक्तव्य एक चिंतक देता है तो इसके जवाब आपसे नहीं लगता। आप जनता के सामने कुछ भी बरगला सकते हैं, भटका सकते हैं, लेकिन विद्वान जब कहीं बोलता है तो उसकी आवाज़ दूर तक जाती है। और यही कारण था कि राज्य सरकार आपको सांसद मनोनीत करती है, और सांसद होकर के भी आप जब आदिवासी विषय पर संगोष्ठी, चाहे बूंदी में, हड़ौती में रही हो, आपने कहा भी था कि मैं एक दिन राजस्थान आऊँगा, तो मैंने यही कह करके आपकी व्यस्तताओं में समय छीना था। मुझे फ़क्र है इस बात का, मैं ज़िंदगी भर ऐसा नहीं। आज वर्षों बाद, देर से सही, झंझट के बाद दूसरा शब्द आता है जब राष्ट्रीय संगोष्ठी बूंदी में आपका नंबर आया। रमणिका गुप्ता बोल चुकी थी, मंत्रमुग्ध कर दिया था। वो लेडी भी आयरन लेडी की तरह बात करती है। मेरे कॉलेज के चपरासियों ने भी ये बात का एहसास मुझे कराया कि सर, क्या महिला है, महिला उसका से कॉलेज भरा हुआ है। किसी संगोष्ठी में कभी कोई विमर्श नहीं होता, लेकिन वो रमणिका गुप्ता विदाई कर रही है, विधानसभा में बोलती रही, फिर युद्धरत आम आदमी निकाला, फिर संगोष्ठी में बोलती रही, अतिथि अध्यक्ष बनती रही। तो वो उस आवाज़ की जो कशिश होती है उसको आम आदमी भी समझता है। और संयोग से उनकी पत्रिका का शीर्षक ही था युद्धरत आम आदमी की आवाज़। फिर रामदयाल मुंडा बगल में हो, वीर भारत तलवार हो, तो संगोष्ठी का प्रवाह चढ़ना ही था। मैं एक बात कह दूं, ये गलत होगा लेकिन कह दूं, याद रहे, राजस्थान में पहली संगोष्ठी होती है किसी महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में आदिवासी को। इसके बाद जोधपुर ने पहल की, दूसरी, तीसरी, चौथी गोष्ठियाँ उन्होंने की। वीर भारत तलवार और संयोग से रमणिका गुप्ता थी वहाँ, लेकिन रामदयाल मुंडा नहीं थी। वीर भारत तलवार ने वह जिक्र कर दिया था कि बेशक यहाँ आदिवासी संगोष्ठी हो रही है, लेकिन वहाँ के संचालक मीना जी सामने बैठे हुए, उन्होंने जो व्यवस्था की, जितने व्यक्ति जुटाए और जो गहराई उस संगोष्ठी में आई, वो बात इधर राजस्थान में, चाहे ये विश्वविद्यालय क्यों ना हो, संसाधन ज़्यादा हो, वो बात नहीं आ सकती। कारण था रामदयाल मुंडा, निर्मला पुतुल, रारू सोनवणे, रमणिका गुप्ता, खुद वीर भारत तलवार। तो इस तरह से कह सकते हैं, जब आपको बुलाया गया बोलने के लिए मंच से, आप आए चल करके, रफ्तार किस तरह से आप पैर रखते हुए आए। तुलसीदास जब रामचरितमानस में राम का वर्णन करते हैं, स्वयंवर में, कि राम किस तरह से चल रहे हैं, ये राम किस तरह से कदम उठा रहे हैं, उस तरह से कदम रखते हुए धीर गंभीर व्यक्तित्व डाइस पर आए और वापस लौट गए। आप अपने, याद आया, डाइस से वापस अपनी सीट पर पहुंचे और एक थैला उठाया। मुझे कहते हुए याद आता है कि सभी लोग दंग रह गए, ये महसूस करने लगे कि भाई ये झारखंड से आया हुआ व्यक्ति, नक्सलवाद का प्रभाव है, ये काले झोले में पता नहीं क्या लेके रखा है। मैं कह दूं अपनी मन की बात, ठीक है, बम वम तो नहीं, और ये वक्त भी आएगा, भी मैं बताऊंगा आपसे कि जब मैंने पहली बार आपसे बात कर रहा था तो नक्सलियों से संबंधित फ़ोन आपके वहाँ आ गए थे, मैं भी अंदर से कपकपा गया था, और आपने वो समस्या जो हुई थी उसका समाधान कर दिया था। भला कि मीणा जी, वो जो संकट आया था टल गया। और उसी वक्त जिस अंदाज में आपने कहा था कि मीणा जी आप झारखंड आइएगा, और ये बात झारखंड हाउस में हो रही थी, रमणिका जी पीछे से आ रही थी, तो बोला कि मुंडा जी, मीणा जी रांची क्यों बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं। वो बोले भैया ये आदिवासी पर लिखते हैं, राजस्थान में बैठ करके,
रांची में आएंगे, झारखंड घुमाएंगे इनको, वहाँ के आदिवासियों को देखेंगे। एक लेखक देखेगा, सोचे समझेगा, तो लेखन अलग तरह का होगा। यही बात बीपी वर्मा पथिक अरावली उद्घोष के, जो आजीवन अंतिम सांस तक अरावली उद्घोष निकालते हैं, वो व्यक्ति भी क्या व्यक्तित्व रहे। और इसी बात से मुझे याद आया कि नहीं, उन पर भी एक बात इसी तरह से रखनी होगी, क्योंकि ये ज़माना अब पत्र पत्रिका किताबों का नहीं रहा, वीडियो ऑडियो का हो गया। वो व्यक्ति भी शख्सियत रहे। एक संपादक का जो व्यक्तित्व होता है वो उनमें था। मैं 2 बार उनसे मिला और दोनों बार उन्होंने यही बात कही थी। अपने पोते से कहा कि भाई इनको पूरा उदयपुर घुमाओ और तेरी मोटरसाइकिल में पूरा टैंक भरे और इनको कहीं ठहर करके शाम से पहले लौट के बताना, पूरा शहर घुमाना, जो भी जगह सब जगह जाना। पोता बोला, दादाजी, बाबा साहब, ऐसा ही होगा, मैं दिन भर घूमा। तो ये जो संपादक होते हैं और जो रामदयाल मुंडा कह रहे हैं कि लेखन कर्म बिना देखे नहीं हो सकता, और यही कारण है कि मैंने लेख लिखे और आजकल मैं लेख नहीं लिख पाता। कारण ये कि जितना लिखना था शायद लिख चुका। अब मैं आंखों देखा, लोगों से सुना, उनके मुंह से निकली हुई बात, आंखों से देखी हुई बात और सीधे प्रत्यक्ष कानों से सुनी हुई, उसको लिखने में जो एहसास होता है और जो बोल रहा उसके दिल में जो होता है, उसका एहसास ही अलग होता है, जो संस्मरण में आ सकता है। इसलिए कथितर विदा संस्मरण में जो चीज़ है उसकी गहराई मुझे एहसास होता है। रामदयाल मुंडा, रमणिका गुप्ता, वारू सोनवड़े या निर्मला पुतुल या बीपी वर्मा पथिक अरावली उद्घोष के संपादक, तो इनको लेकर के जब हम बात करते हैं तो वो एहसास होता है। जो इधर संगोष्ठियों में पत्र वाचन शोध आदि लिखे जाते हैं, अंततः ये असफल क्यों हो रहे, घिसे पिटे क्यों हो रहे, दूसरे के शब्द, दूसरे के वाक्य उद्धृत करके वहाँ परोस दिए जाते हैं, संगोष्ठियाँ असफल हो रही। यहाँ तक कि अधिकांश को बोलने का अवसर ही नहीं मिलता। नहीं मिलने के बावजूद, न बोलने के बावजूद प्रमाण पत्र लेकर के बाकायदा वो सारे के सारे सरोकार, सारे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। तो संगोष्ठियाँ अब यूजीसी ने भी लगभग बंद कर दी है। अब लोग अपने बल पर इस कार्य को अंजाम पहुंचा सकते हैं। तो बात चल रही थी बीपी वर्मा पथिक बहाने वाया, इन पर भी बात रखेंगे। रामदयाल मुंडा का जो व्यक्तित्व है, जो बात उन्होंने कही थी कि आप एक बार रांची आए, ये बात भले ही मैं चला जाऊं, लेकिन बिना रामदयाल मुंडा के मेरे लिए रांची, झारखंड भी अब वो झारखंड नहीं हो सकता। इस व्यक्ति ने जिस तरह से कहा, या जिस तरह से रामदयाल मुंडा ने जिस तरह से कहा, वो बात बीपी वर्मा पथिक के शब्दों से निकली थी, या फिर रमणिका गुप्ता जब कहा करती थी, जो कर रही थी स्त्रियों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए। और एक बात खासियत रमणिका जी की रही, वो ये थी कि रमणिका जी अक्सर कहती थी कि इसका संपादन किया जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्तियों के साथ चली जाती हैं। वही बात रामदयाल मुंडा के साथ चली जाती है, वही बात बीपी वर्मा पथिक के साथ चली जाती है कि अरावली उद्घोष को हम बाद के संपादक, अतिथि संपादन करते हुए किसी तरह से घसीटते रहे कुछ साल तक। 2-5 साल पहले वो बंद हो जाती है, युद्धरत आम आदमी बंद हो जाती है। इस वक्त आदिवासी साहित्य के नाम पर वैक्यूम आ गया। मुझे लगता है कि इन संस्मरणों के माध्यम से भी आप ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्तित्व जो रहे, जो उन्होंने कृत्य किए, लगातार अंतिम सांस तक वही बात। और बीपी वर्मा पथिक ने लेखक पैदा किए, लेखकों से लगातार जुड़े रहे। मैं कबूल करता हूँ कि शायद मैं लेखक ही नहीं होता। मैंने तो आदिवासी उपन्यासों पर कुछ काम किया था और इसी बहाने बीपी वर्मा पथिक को पत्र लिखा था। और बीपी वर्मा पथिक अक्सर मुझे पोस्ट ऑफिस का वो 15 पैसे का पत्र, जो बाद में 50 पैसे हो जाता है, बाद में अब लगभग उसका अस्तित्व खत्म हो गया, उसी में पत्र लिखते थे। मैं भी उसी में जवाब देता था।
और उसी में पत्र लिख करके वो कहते थे कि लेख लिखिए, अगला लेख इस पर लिखिए। तो इस तरह से हमारे पास 50 लेटर पत्र पड़े हुए हैं। पोस्ट कार्ड जिसे कहते हैं, अंतर्देशी जिसे कहते हैं, अब तो नाम भी हम भूलते जा रहे हैं, लिफाफा जिसे कहते हैं, जिसमें हम कागज़ में लिख करके लिफाफे में बंद करते हैं। अंतर्देशी 2 पेज का होता है, उसी में लिखा जाता है लंबा पत्र, और पोस्ट कार्ड में कम से कम और सस्ते में लिखा जाता है। जब उनकी बात अधूरी रह जाती थी तो वो जुड़ा रहता था एक, उसमें लिखते थे, या पोस्ट कार्ड फर्स्ट, पोस्ट कार्ड सेकंड, पोस्ट कार्ड थर्ड, इस तरह से 3-3 पोस्ट कार्ड एक ही डाक से मेरे पास आते। उन्हीं का जवाब देते थे। मेरे यहाँ भी फिर वही परंपरा बन गई, पोस्ट कार्ड फर्स्ट, पोस्ट कार्ड सेकंड। वो अक्सर पत्नी से भी बात करते थे, तो पत्नी भी बात थी। मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि इन व्यक्तित्व में जो गहराई थी, जो ठंडापन था, वो वाकई में काबिल तारीफ था। कि पत्नी से जिस अंदाज में कहते थे बेटर हाफ, तो पत्नी भी उस व्यक्तित्व से प्रभावित थी। 2-3 वाक्य से जादू की तरह असर करता था। पत्नी किसी पुरुष से किसी से बात नहीं करती, अपने काम में काम करती है, मस्त रहती है। लेकिन जब बीपी वर्मापति बात करते हैं तो वह इस तरह से बात करती है जैसे उनके पिताजी, दादाजी बात कर रहे हैं। इतनी आत्मीयता केवल फोन पर। और ये वर कहा था, बेटी मैं तेरे घर आऊँगा, यही थी। वो बात भी अधूरी रह जाती, वो कशिश रह जाती। लेकिन रामदयाल मुंडा के साथ ये कशिश नहीं रहेगी, ये जरूर रह गई कि वो रांची अब उस तरह से जाना नहीं होगा। तो महादेव टोपो का असम से जब पहली बार मैसेज मिला, वो मैसेज शायद इसी तरह से व्हाट्सएप या फेसबुक पर रहा होगा। संदेश था, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी चिंतक बुद्धिजीवी डॉक्टर रामदयाल मुंडा नहीं रहे। इसी के बाद में बेचैन हुआ, अशांत हुआ, और सीधे गुलाब भवन पहुंचा, गुलाब चंद जी से बात की, और उसी वक्त डिसीजन लिया कि हम यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा रखेंगे। मदन मदिर से कहा, मदन मदिर अंगद के संपादक उसी वक्त तैयार हुए, बोला कि ठीक। तो इस तरह से शहर के जितने बुद्धिजीवी थे, पत्रकार थे, वो आए। और मदन मदिर ने जो कहा, मदन मदिर बोले कि उनकी फोटो डालना यार आज के संपादक की, मैं ये बात लिखूंगा। और श्रद्धांजलि सभा की रिपोर्ट इसमें आई। तो इससे अंदाजा लगाइए कि सुदूर पूर्व का वो चिंतक इधर घाड़ोती में, पूरे राजस्थान में, बूंदी में श्रद्धांजलि सभा होती है, और एक दैनिक सायकालीन में उसकी खबर प्रकाशित होती है। और अगली गोष्ठी जब यहाँ हुई तो रामदयाल मुंडा की चित्रकार के द्वारा, डॉक्टर मणि भारती के द्वारा चित्र का एक कोलाज बनाया गया, और वो राजकीय महाविद्यालय बूंदी में रखा हुआ है, जो अगली संगोष्ठी में बाकायदा माल्यार्पण किया था बिरसा मुंडा के बगल में रख करके। ये हमने इस तरह से श्रद्धांजलि रखी थी। और वो काल था 30 सितंबर 2011 साढ़े 4 बजे। अपोलो में आप अंतिम सांस लेते हैं। रमिका गुप्ता बोलते बोलते भाव हो जाती है। केदार प्रसाद मीना बोलते बोलते रो पड़ते हैं। तो पहली मुलाकात झारखंड हाउस में किस तरह से हुई, मुझे लगता है कि 2-3 संस्करण होते, लेकिन वो अब नहीं हो पाएंगे। मैं उसका वाचन करना चाहूँगा ताकि उसे लग सके कि पहली मुलाकात कैसे हुई। और इन वीडियो में मैं अक्सर आपको पढ़ करके जो सुना रहा हूँ वो क्रम भी हावी रहेगा। कि जब हम पहली बार मिले, मुंडा जी साक्षात वो बात दिखाई देती है जब वो बोलते हैं, तब हौले हौले सिर हिलाकर, सिर हिलता है, आंखें अर्धनिमीलित हो जाती है, चेहरे पर हल्की सी हंसी रहती है, लेकिन हंसी के साथ गंभीरता बनी रहती है। गंभीरता का एक हल्का सा आवरण छाया रहता है। श्रोताओं की तरफ अपने विचारों को पूरी ताकत से उनकी तरफ फेंकते से लगते हैं, जो अंदर तक जाकर अपना असर दिखाते हैं। चेहरे पर लंबे बाल, कानों के ऊपर से बाहर की तरफ से
इस तरह से बिखर कर वापस मुड़ते हैं जैसे जंगल के पुराने पेड़ अपनी संतति तक में बसकर रहना चाहते हैं। ये बालों का एक पिंड खड़ा किया है। बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं जैसे जंगल को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। शायद रामदयाल मुंडा के लंबे बाल से हम यही एहसास करते हैं। ये प्रतीक है कि जंगल भी बढ़ता रहना चाहिए। ये बाल उस जंगल के प्रतीक है। ये आप इस बात को नोट कीजिएगा कि आदिवासी चिंतक के बाल इतने लंबे क्यों करते हैं। या तो फणीश्वरनाथ रेणु लंबे बाल रखा करते थे, वो जिस भी कारण से रखते हैं, लेकिन रामदयाल मुंडा के बाल तो यही कहते हैं कि नदियाँ बहती रहे, जंगल बढ़ते रहें और बाल कभी नहीं कटाए। तो बालों की तरह बाल नहीं कटते मेरे, उसी तरह से जंगल भी आबाद बढ़ने चाहिए, ये काटे नहीं जाने चाहिए। उन पर बार बार कंघी करना जैसे पेड़ों की असमय छटाई करते पर्यावरण को दूषित करना हो, सो वे उनकी तरफ से निश्चिंत रहते हैं कि पर्यावरण बिगड़ता है अगर पेड़ कटता है। शायद रामदयाल मुंडा अपने बालों की कटाई छटाई की अनुभूति भी कंघी करके ही कर लेते थे। अपने शरीर की तरफ अधिक ध्यान न देना आने वाले खतरे को वे भांप ही नहीं सके। उन्होंने समाज की तरफ देखा, समुदाय की तरफ देखा, समुदाय को एक रखने की सोची, और यही कारण था कि शरीर बीमार होता चला गया, अस्वस्थ होता चला गया और वो कैंसर ग्रस्त हो जाते। इसीलिए कि वे उसकी हल्की सी आहट भी तो नहीं सुन सके, और सुनी भी होगी तो अनसुनी करते रहे। वो सोचते रहे कि मुझे पश्चिमी भारत के आदिवासियों को संगठित करना है। और इसी के चलते डॉक्टर घोगरा के साथ वो आए थे, और घोगरा साहब से मेरी मुलाकात भी बाद में होती है। इस तरह से कह सकता हूँ घोगरा साहब में भी वो आदिवासी आंदोलन की वो चेतना निहित है जो रामदयाल मुंडा के साथ बता रहे थे कि विदेश तक भी गए थे, और यहाँ जब आए थे तो उनमें भी वो छाप दिखाई देती है जो रामदयाल मुंडा में है। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक सम्मेलन करना है। वो बोल रहे थे, मैं राजस्थान शीघ्र आऊँगा और एक बड़ा सम्मेलन करूँगा। शायद ये घोगरा साहब डॉक्टर घोगरा से कहा होगा, और फिर ये बात मुझसे भी कही थी, तब फिर आप ये नए काम बूंदी से ही आरंभ कर दीजिए। घोगरा डॉक्टर घोगरा भी सुन रहे होंगे, तो सुनेंगे तो रश्क करेंगे कि वो दोबारा डूंगरपुर बांसवाड़ा तो नहीं आ सके, लेकिन उनके कहने पर उनके साथ दिल्ली से बूंदी तक आकर के वो बूंदी छोड़ करके गए और आगे डूंगरपुर बांसवाड़ा चले गए। वो उनका अंतिम राजस्थान में कदम था, और इसके बाद उनको कैंसर असमय उठा लेता है। ये राजस्थान के आदिवासियों के लिए एक कसक रह जाएगी, ये ऐसी कसक जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मैं उन्हें राजस्थान आने के लिए उक्त शब्दों में उनकी हसरत को ही बयां कर रहा हूँ, और वे भी जो उन्होंने शुरू में एक बार कहा कि मैं बूंदी अवश्य आऊँगा, आखिर लाख व्यस्तताओं के बावजूद आकर रहे। भले ही उन्हें रात की ट्रेन से ही ना चाहते हुए वापस लौटना पड़ जाता। जाते हुए उन्होंने कहा था, फिर जल्दी मिलेंगे मीना जी। वे अपने अखिल भारतीय आदिवासी संगठन के स्वरूप को आकार देने परिणत करने से पूर्व ही दुनिया से चले जाते हैं। कहने के लिए अभी बहुत सारी बातें, मैं एक संस्मरण के लिए कुछ बातें मैंने नोट की थी, वो अधूरी रह गई। मुझे लगता है कि ये शेष बातें हम अगले एपिसोड में कर पाएंगे। इससे पहले आपकी राय में जानना चाहूँगा, उनकी पुस्तक का नाम जरूर बता दूँ। उनकी पुस्तक जो आदिवासी पर लिखी हुई है, आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल। इस पुस्तक में अस्मिता को बचाना कितना मुश्किल हो गया है, आदिवासी लगातार विस्थापित हो रहे हैं, बोलियां खत्म हो रही है, ये आदिवासियों की अस्मिता पर आए संकट है। पहाड़ जंगल कीमती, पहाड़ और जंगल की जो कीमत है सरकार की निगाह में, उसके चलते आदिवासी और जंगल दोनों ही संकट में। इसको बचाने की लड़ाई वो लड़ रहे थे,
और वो कहते हैं कि आदिवासी को मिटाने की कीमत पर आप विकास करते हैं। ऐसा विकास नहीं चाहिए। और ये बात हर कोई आदिवासी चिंतक कहता है, आंदोलनकर्ता कहता है, हर कोई पर्यावरणविद कह रहा है। और अब तो आने वाली पीढ़ियाँ, ग्रेटा थनबर्ग जैसी युवती युवा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में गूंजती आवाज़ उसकी, और जिसने जब कहा था कि मैं इन राष्ट्र अध्यक्षों से उंगली उठा करके कहा था, इन राष्ट्र अध्यक्षों से पूछती हूँ कि तुम जो ये विकास कर रहे हो, अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी के लिए सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए पानी कहाँ बचा कर, अभी खत्म हो गया, अगली पीढ़ियों तक किस तरह से बचा करके रखोगे, इस विषय पर सोचा जाना चाहिए। तो इसका जवाब पुतिन ने कहा था, विकास भी तो जरूरी है। इसी में शब्द में निकल रहा है कि किसी भी अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष हो या चीन का हो, ऑस्ट्रेलिया जापान का हो या अमेरिका का हो या रूस का हो, कोई जवाब नहीं उस लेडी का। और वही बात आदिवासी रामदयाल मुंडा, चिंतक पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा कह रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं। इसलिए उन्होंने कहा था, भारतीय संस्कृति आदिवासी के बचने पर ही बचाई जा सकती है, भारतीय संस्कृति पर भी संकट है। और जब एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा था, मेरे को याद आ रहा है कि मुख्य धारा कोई नहीं होती, आदिवासी ही मुख्य धारा है, ये लेखकों को याद होना चाहिए। ये एनसीईआरटी में उंगली उठा करके उन्होंने जब कहा था, तो ये बात मेरे अंदर तक चली जाती है। और पहली बार मैं इस बात को सुनता हूँ, कितनी किताबें पढ़ी, लेकिन ये वाक्य हृदय को चीर करके रख देता है और अंदर डाल जाता है कि मुख्य धारा क्या है। इसी के बाद मुझे याद आया कि पढ़ने को लेकर के उन्होंने कहा था कि आदिवासी हमेशा से मूक रहा है, जब तक ये मूक बना रहेगा इसका शोषण होता रहेगा। इसलिए मूक वाचाल तब होगा जब शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा मातृभाषा में ही मिलनी चाहिए। इस बात को एक ही जुबान में रमणिका गुप्ता कहती है और रामदयाल मुंडा कहते हैं। और यही कारण था कि आप 6 झारखंडी भाषाओं में एमए तक की पढ़ाई शुरुआत करा देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। सारे की सारी भाषा भी, शिक्षा शास्त्री इस बात को पुरजोर से कह रहे हैं। अब तो नई शिक्षा नीति में भी ये कह दिया गया है, पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लागू होना चाहिए। कह देने पर से काम नहीं चलेगा, कानून बनाने से काम नहीं चलता। तो उसी वक्त मैंने दुनिया मेरे आगे में लिखा था, जब आपसे मैं सुन करके आया, आज से आम नहीं, आज से आदिवासी पढ़ाया जाना चाहिए। और ये जनसत्ता के दुनिया मेरे आगे में उस वक्त प्रकाशित हुआ था, मुझे यकायक याद आ गया, और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज से आम नहीं, ऐसे अनार, आज से आम ये पढ़ाया जाता है, आज से आदिवासी। ये मातृभाषा में जब शिक्षा दी जाएगी तो वो जो क्षेत्रीय व्यक्ति और क्षेत्रीय बच्चे हैं, आज से आम नहीं देखा उसने आम को, लेकिन आदिवासी यानी वो जो खुद है आज से आदिवासी, वो एहसास होगा, कभी नहीं भूल सकता वो एक ही बार बोलने के बाद कि ऐसे अनार क्या है नहीं जानता, खरीद नहीं पाता, खा नहीं पाता अनार को। आम जरूर जंगल में होता तो खा सकता है, लेकिन अनार अब तक नहीं पहुंच सकता। ये औद्योगिकरण हो चुका है, शिक्षा का निजीकरण हो चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। मैं अब यहीं समापन करना चाहूँगा, और आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है इसका मेरा तो इंतजार रहेगा। जय जवान, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय आदिवासी।